नमस्ते दोस्तों। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डेली करंट अफेयर्स सीरीज से 11th और 12th मार्च 2024 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यहाँ लिखे गए 5 मेन टॉपिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां पे आपको डेली वीडियो के पीडीएफ मिलते रहेंगे। आपको ये भी बता दूं कि इस वीडियो के एंड में हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो आज के इस टॉपिक से होंगे, और एमसीक्यूज सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाना है। तो इसीलिए इस वीडियो लेक्चर के एंड तक बने रहे, एमसीक्यूज सॉल्व करें। एमसीक्यूज के आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है आपको, वहां पे मैं आपके आंसर्स पढ़ूंगा और ये भी देखूंगा कि किसने सीरियसली ये करंट अफेयर्स का वीडियो देखा है और सीरियसली इसे पढ़ा है। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर की शुरुआत करें। जो हमें सबसे पहला करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है सेला टनल को लेके, और इसका सिलेबस जाता है करंट अफेयर्स या करंट इवेंट्स में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सैटरडे को एक स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट सेला टनल जो है वो इनॉग्रेट किया है। उसकी शुरुआत की है इन अरुणाचल प्रदेश। याद रखेगा, टनल का नाम है सेला टनल और इसकी लोकेशन है अरुणाचल प्रदेश। अब सेला टनल के बारे में देख लेते हैं, सेला टनल है क्या। तो अबाउट सेला टनल की अगर बात करें तो जो फाउंडेशन है प्रोजेक्ट को बनाने की शुरुआत जो है वो फरवरी 2019 में ही मोदी जी द्वारा की गई थी, और इसका एस्टिमेट कॉस्ट जो है वो बताया जा रहा था 825 करोड़। बट ये जो काम है ये काफ़ी डीले होते गया, काफ़ी सारे कारण है उसके पीछे, जैसे कि कोविड-19 है। फिर सेला टनल जो होता है ये बना अभी 2024 में। अगर सेला टनल की बात करें तो ये 13,000 फीट के ऊंचाई पे है। 13,000 फीट पे आपको सेला टनल देखने मिलेगा, और यहाँ पे हर वेदर में कनेक्टिविटी मिल जाएगी आपको। तवांग करके जो जगह है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ यानी चाहे स्नोफॉल हो रहा हो, चाहे रेनफॉल हो रहा हो, चाहे फिर कोई खराब मौसम हो, आप फिर भी इस टनल का यूज करके आगे जा सकते हैं। स्ट्रेटेजिकली क्रूशियल टनल है देखा गया, तो हम कहेंगे कि सेला टनल प्रोजेक्ट जो है इसमें 2 टनल्स रहेंगे और 8.780 किलोमीटर का एक अप्रोच रोड रहेगा। टोटल लेंथ जो है प्रोजेक्ट की, इंक्लूडिंग द टनल, अप्रोच और तीसरा द लिंक रोड, ये तीनों चीज़ों को अगर मिला दी जाए तो ये 12 किलोमीटर लंबा टनल है, ये आपको पता चलता है। अगर 2 टनल की बात करें तो पहला जो है वो एक सिंगल ट्यूब टनल है, जो सिर्फ 980 मीटर्स का है लेंथ में, और जो दूसरा टनल की बात करें तो 1.5 किलोमीटर लॉन्ग है, और यहाँ पे एस्केप ट्यूब भी बनी है फॉर इमरजेंसीज। अगर आपको कुछ अंदर इमरजेंसी हो गई तो वहाँ से निकलने के लिए इमरजेंसी एग्जिट्स भी बने हुए आपको देखने मिलेंगे। 1.5 किलोमीटर वाले आपको टनल में हम ये सब चीज़ें देखने मिलती है। उसी के अलावा ऑफिशियल ने ये कहा है कि जो टनल होता है हम कहेंगे स्ट्रेचिंग थ्रू सेला चारबेला रिज एंड कंस्ट्रक्टेड विथ न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड, है ना। तो सबसे पहले ये सेला चारबेला रिज है, वहाँ पे ये टनल है मेनली। और आपको ये बता दूं कि इसको बनाने में जो टेक्निक यूज़ की है वो न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड को यूज़ किया है, जो कि काफ़ी अच्छी मेथड है। और आपको ये बता दूं कि ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट बायलेन टनल होगा एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 13,000 फीट। तो 13,000 फीट पे रहने वाला दुनिया का सबसे लंबा बाय लेन टनल यहाँ पे बनाया जा रहा है, जो कि है सेला टनल। टनल जो होता है इसको हैज़ बिन मेड ऑन द रोड, है ना, एक रोड पे बनाया गया है आसाम का तेजपुर से अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक। तो आसाम के तेजपुर से जो तवांग रोड जाता है उस पर यह टनल बनाया गया है, और यहाँ पे हर वेदर में कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी तवांग रीजन में जाने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के भी काफ़ी पास है, तो आर्मी के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा आना जाना, डिफेंस पर्पज़ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा इस टनल से आना जाना। और आपको ये बता दूं कि ये जो टनल है इसको एक्सकेवेट किया है बिलो 4,200 मीटर, यानी हम कहेंगे कि 13,800 फीट जो सेला पास है वहाँ पे इसको बनाया गया है। उसके इस डिस्टेंस पे इसको खोदा गया है, इस टनल को सेला पास में। पास यानी जो दो जगह को जोड़ता है, जो 2 माउंटेन्स के बीच से जाता है वो पास होता है, और इस पास पे इसे बनाया गया है। तो ये कनेक्ट करता है तवांग डिस्ट्रिक्ट को रेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो तवांग से आप अरुणाचल प्रदेश में आराम से जा सकते हैं किसी भी वेदर कंडीशन में इस टनल को यूज़ करके, क्योंकि ये जो रोड था यहाँ पे हमेशा ये रोड काफ़ी टाइम तक बंद देखने मिलता था, क्योंकि वहाँ स्नोफॉल और लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा होते थे। तो ये काफ़ी खुशी की बात है कि वहाँ पर एक टनल बन गया है। अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा अब यहाँ से वहाँ जाना। तो ये जो करंट अफेयर है इसका जो सोर्स है ये है इकोनॉमिक टाइम्स, जो कि है सेला टनल।
उसके बाद जो आपको न्यूज़ देखने मिल रही है वो है डेजर्ट स्टार ड्यून्स को लेके, और इसका सिलेबस जाता है ज्योग्राफी में। अब स्टार ड्यून्स है और डेजर्ट ड्यून्स है, तो ये कहीं ना कहीं तो ज्योग्राफी में ही जाएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि जो एज है, यानी अर्थ के जो लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ स्टार शेप सैंड ड्यून है, ये स्टार शेप सैंड ड्यून क्या होता है इसका आपको टेंशन नहीं लेना है, इसको हम पढ़ने वाले। बट आपको ये बता दूं कि जो अर्थ के सबसे बड़े और सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप के स्टार शेप सैंड ड्यून्स थे, उनकी एज पहली बार कैलकुलेट की गई है। ये पता चल गया है साइंटिस्ट को वो कितने पुराने हैं। तो ये न्यूज़ में आ गया है डेजर्ट स्टार ड्यून्स, तो इसके ऊपर ज्योग्राफी में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टार ड्यून्स की बात करें तो ये अर्थ के लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सैंड ड्यून्स हैं। जितने भी सैंड ड्यून्स है, सैंड ड्यून्स यानी ऐसे रेत के पहाड़ होते हैं छोटे मोटे, ये जो रेत के पहाड़ आपको रेगिस्तान में, डेजर्ट में देखने मिलते हैं, वैसे ही सैंड ड्यून्स में एक टाइप है वो है स्टार ड्यून्स। तो स्टार के शेप में ये होते हैं, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो एक्सपर्ट्स ने यहाँ कहीं ना कहीं ये जो चीज़ पहले नहीं की थी वो अब ढूंढ के निकाली है कि ये कब बने हैं, उसकी एज। तो इसके बनने की जो डेट है ये यहाँ पे ढूंढ ली गई है। और जब साइंटिस्ट, और अभी जो साइंटिस्ट है उन्होंने डिस्कवर किया है कि ये जो ड्यून्स है, अब कि ये ड्यून्स में से एक ड्यून जिसका नाम है लाला लालिया, ये मोरक्को में है। ये लाला लालिया नाम का जो स्टार सैंड ड्यून है ये मोरक्को में है, और ये 13,000 साल पहले बना है, ये उन्हें पता लग चुका है। तो हम कहेंगे कि ये सैंड ड्यून्स न्यूज़ में आ गए हैं। और सैंड ड्यून्स जो इसके बारे में अब देख लेते हैं ये होते क्या है। सैंड ड्यून यानी एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड ग्रेन्स होते हैं, यानी जो रेत होती है ना वो एक जगह आके इकट्ठा होते हैं और इस तरह से ड्यून्स बनते हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और इस कारण ये माउंड या फिर रिज जैसे बनने लगते हैं, एक तो ऐसे बनेंगे या फिर ऐसे माउंड की तरह बनेंगे। तो हम कहेंगे विंड और ग्रेविटी के कारण, विंड इनको बहा के लेके जाती है, जो भी हवा चलती है उस कारण एक जगह पे आके इकट्ठा हो जाते हैं। और ऐसे ही जो सैंड ड्यून्स होते हैं उसमें से कुछ है स्टार ड्यून्स या फिर पिरामिड ड्यून्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्टार शेप के कुछ स्टार ड्यून्स आपको देखने मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए इसको नाम दिया गया है पिरामिड ड्यून, क्योंकि वो पिरामिड जैसे दिखते हैं। स्टार ड्यून इसीलिए क्योंकि वो स्टार जैसे दिखते हैं। और उसकी हाइट जो होती है वो बढ़ते जाती है, और लगभग इसकी हाइट फिर भी पहुंच जाती है सैंड ड्यून की 100 मीटर्स तक। तो इतनी लंबी हाइट इनको मिल जाती है, 100 मीटर्स की हाइट तक वो पहुंच जाते हैं। स्टार ड्यून्स जो होते हैं, इसमें आपको ये बता दूं कि स्टार ड्यून्स आप नीचे से देखोगे किसी भी ड्यून को तो आपको स्टार ड्यून नहीं दिखेगा। उसके लिए आपको इसको स्टार देखना है तो आपको ऊपर से देखना होगा। ऊपर से देखने के बाद आपको इस तरह से ये स्टार दिखेगा। और स्टार ड्यून काफ़ी मैसिव होते हैं, और कहीं ना कहीं इसमें से आर्म्स निकले होते हैं। ये बीच में है ड्यून और यहाँ से आर्म्स निकले हैं, तो इस तरह से ये होता है, सेंट्रल पीक से आगे आर्म्स निकले होते हैं। तो स्टार ड्यून्स जो होते हैं वो काफ़ी सारे मॉडर्न डेजर्ट्स में आपको देखने मिलते हैं। पूरे अर्थ पे जितने भी डेजर्ट है उसमें, जैसे कि सैंड सीज भी यहाँ पे, सैंड सीज जैसे कि है अफ्रीका में, अरेबिया में, चाइना, नॉर्थ अमेरिका, हर जगह आपको स्टार ड्यून्स देखने मिलते हैं। अब डायनामिक मूवमेंट की बात करते हैं। आप जानते हैं ये जो स्टार ड्यून्स होते हैं ना, ये स्टैटिक नहीं होते, ये कहीं ना कहीं मूव करते रहते हैं। वैसे देखा गया तो सैंड ड्यून्स मूव करते ही रहते हैं। तो स्टार ड्यून्स जो होते हैं ये स्टैटिक नहीं होते, दे शिफ्ट एंड इवॉल्व ओवर टाइम। तो ये शिफ्ट होते जाते हैं और इनकी शेप जो है वो धीरे 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 बनते जाता है, एक साथ वो फॉर्म नहीं होते। स्टार ड्यून फॉर्म होते हैं बाय अपोजिंग विंड एंड चेंजिंग डायरेक्शंस, है ना। अब यहाँ से विंड आई तो यहाँ से अंदर चलेगी सैंड, यहाँ से अंदर चले गई, फिर यहाँ से अंदर चलेगी। तो जो भी रहेगा वो अपनी डायरेक्शन बदलते बदलते और विंड के अपोज में खड़े होके वो बनते हैं। सहारा के जो स्टार ड्यून्स है वो काफ़ी इंप्रेसिव पेस के साथ आगे बढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 50 सेंटीमीटर हर साल वो डेजर्ट में आगे आगे बढ़ते जाते हैं। आप सोचिए कितना अद्भुत चीज़ है, कितना बड़ा वंडर है ये भी सोचा गया। तो अनलाइक अदर ड्यून्स, स्टार ड्यून्स कभी भी कोलैप्स नहीं होते। बाकी ड्यून्स तो कोलैप्स हो जाते हैं, बट स्टार ड्यून कभी भी कोलैप्स नहीं होते, क्योंकि वो कंटिन्यूस रीऑर्गेनाइजेशन होते हैं। फिर आगे जाते हैं, फिर अगला शेप लेते हैं, आगे जाते हैं, अगला शेप लेते हैं। एक तो आर्म्स बढ़ते जाएंगे या फिर उनके जो भी शेप है वो बनते जाएगा। तो इस तरह से इनकी डायनेमिक मूवमेंट चलते रहती है। तो ये स्टार ड्यून्स जो है ये न्यूज़ में रहे, और इस करंट अफेयर का जो सोर्स था वो था BBC। अब अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं, और अगला करंट अफेयर है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को लेके, NCSC को लेके, और इसका सिलेबस जाता है पॉलिटी में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। रिसेंटली हुआ क्या है, यूनियन गवर्नमेंट जो होते हैं उन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूट किया है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को, जिसको NCSC कहा जाता है, उसे फिर से बनाया गया है,
ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे किशोर मकवाना जो है उनको अब चेयरमैन बनाया गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को। और अपॉइंटमेंट जो है ये इसीलिए हुई है क्योंकि रेजिग्नेशन आया है ऑफ फॉर्मर चेयरमैन विजय संपला करके जो उन्होंने रिजाइन किया है, इस कारण किशोर मकवाना करके जो है उनको चेयरमैन बनाया गया ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। और इनके साथ जो मेंबर्स होते हैं वो भी फिर लाए जाते हैं, तो ये फिर रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाता है जब भी चेयरमैन अपना बदलते हुए देखते आप। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट न्यूज में आ गया, तो ये होता क्या है ये सबसे पहले देखते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होती है जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ना कोई आर्टिकल होता है। तो जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए आर्टिकल 338 काम करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। प्राइमरी गोल क्या है इसका कि वही रहेगा टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट के जो राइट्स है, जो शेड्यूल कास्ट के जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उनके जो भी राइट्स है उसको ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता है। और आपको ये बता दूं कि एनसीएससी ऑपरेट करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और ये मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था क्योंकि जो भी एक्सप्लॉयटेशन चलता है शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ या फिर हम कहेंगे एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ के साथ, उनको वो सेफगार्ड कर सके, एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म कर सके और प्रमोट और प्रोटेक्ट कर सके उनका सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक और कल्चरल इंटरेस्ट। अब हम इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि एनसीएससी जो होते हैं इसमें टोटल 5 मेंबर्स होते हैं, याद रखिएगा, इंक्लूडिंग चेयरमैन, यानी हम कहेंगे कि चेयरमैन को इंक्लूड करके 5 मेंबर्स। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं चेयरमैन को एनसीएससी के, ये भी पॉइंट अच्छे से याद रखने, दोनों पॉइंट। तीसरा भी अच्छे से याद रखना है कि प्रेसिडेंट अंडर वारंट जो है, प्रेसिडेंट्स हैंड एंड सील, उसको उनको अपॉइंट करते हैं, यानी अपना जो भी एक लेटर रहेगा उसको बना के उस पर प्रेसिडेंट का एक सील रहेगा, उसके अलावा उनकी सिग्नेचर रहेगी और उनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है चेयरमैन का, वाइस चेयरपर्सन का और हर मेंबर का, वो 3 साल का होता है। जब से वो अपना चार्ज अज्यूम करते हैं तब से 3 साल के लिए वो अपने ऑफिस में रहते हैं। अब ये कौन सी ड्यूटीज और फंक्शंस पूरे करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करना और मॉनिटर करना, जो भी शेड्यूल कास्ट के रिलेटेड जो भी इश्यूज है, जो भी मैटर्स है, उनको इन्वेस्टिगेट करने का, उनको मॉनिटर करने का काम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट करता है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी लॉ के अंडर। इंक्वायरी करना, स्पेसिफिक जो भी कंप्लेंट्स आती है कंप्लेंट्स की इंक्वायरी करना कि हमें हमारे राइट्स नहीं मिल रहे हैं, सेफगार्ड नहीं मिल रहे, तो शेड्यूल कास्ट की जो भी कंप्लेंट्स है उसके ऊपर इंक्वायरी करना। तो पहला इन्वेस्टिगेट करना, मॉनिटर करना, दूसरा इंक्वायरी करना, तीसरा है पार्टिसिपेट करना और एडवाइस करना। पार्टिसिपेट करना और एडवाइस करना प्लानिंग प्रोसेस को कि किस तरह से डेवलपमेंट किया जाए शेड्यूल कास्ट का, ये एडवाइस करते रहना। तो डेवलपमेंट की जो भी प्लानिंग प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करना और एडवाइस करते रहना जो भी गवर्नमेंट्स है उनको। और एक एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करना, किसको, तो प्रेसिडेंट को। हर साल ये लोग एक एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट को और ये बताते हैं कि हमने क्या क्या काम किए हैं और इन्होंने जो भी रिकमेंडेशन है कि क्या क्या सुधारना लानी चाहिए शेड्यूल कास्ट को लेकर, वो भी उस रिपोर्ट में लिखा जाता है। उसके अलावा इतने तो वो काम कर ही रहे हैं और बाकी फंक्शंस भी वो पूरे कर सकते हैं जो कि प्रोटेक्शन, वेलफेयर और डेवलपमेंट को लेकर शेड्यूल कास्ट को प्रेसिडेंट उनको जो करने लगाएंगे वो सब काम उनको करने पड़ेंगे। तो इस तरह से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है उसकी ड्यूटीज और फंक्शन है। अगर इनके पावर्स की बात की जाए तो जब ये इन्वेस्टिगेट करते किसी भी मैटर को तो ये कमीशन को पावर सिविल कोर्ट की तरह होती है। जैसे सिविल कोर्ट काम करता है ना कि किसी को बुलाना, फिर उस पर फैसला सुनाना, या फिर हम कहेंगे कि उसको ओथ देना, दिलाना, या फिर जो भी है वो सब काम यहाँ पे ये लोग करते हैं। रेगुलेट करते हैं खुद की प्रोसीजर खुद बनाते कि वह कैसे काम करेंगे। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट जो है दोनों इस कमीशन को कंसल्ट कर सकती है इनकी जो बड़ी बड़ी पॉलिसीज है जिसके कारण शेड्यूल कास्ट क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है। तो शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड जो भी पॉलिसी है उसमें यूनियन गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ये कमीशन को वो कंसल्ट कर सकते हैं कि हमने क्या करना चाहिए। तो इस तरह से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट करके एक न्यूज़ थी रिलेटेड और इसका जो सोर्स था ये था प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, दैट इज PIB। अब अगली करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं और अगला करंट अफेयर आपको देखने मिल रहा है राज्यसभा के नॉमिनेशंस को लेके और इसका सिलेबस पॉलिटी में जाता है। रिसेंटली सुधा मूर्ति जो है उनको नॉमिनेट किया गया एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। उनको मेंबर ऑफ राज्यसभा करके नॉमिनेट किया है जो सुधा मूर्ति जी है उनको। अब देखते हैं ये सुधा मूर्ति जी जो है ये कौन है। आपने NR नारायण मूर्ति का तो नाम सुना ही है जो कि इन्फोसिस के फाउंडर हैं, तो ये उन्हीं की वाइफ है सुधा मूर्ति। तो ये मैरिड है
टू द को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस NR नारायण मूर्ति। तो हम इनकी अगर बात करें तो इन्होंने काफ़ी बड़े इनके कंट्रीब्यूशन रहे हैं, जैसे कि सोशल वर्क को लेके या फिर फिलैंथ्रोपी को लेके या एजुकेशन को लेके इन्होंने काफ़ी सारे वर्क किए। लास्ट ईयर उनको पद्म भूषण भी दिया गया, जो कि थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, क्योंकि उन्होंने जो सोशल वर्क किया है उसके चलते उनको ये अवार्ड दिया गया। अब यहाँ पे राज्यसभा में नॉमिनेशन हुआ है, तो राज्यसभा के बारे में जानना होगा और किस तरह से इलेक्शन होते हैं, नॉमिनेशन होते हैं, ये सब चीज़ें भी हम जानेंगे। राज्यसभा की बात करें तो इसको अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है और इसको मॉडल किया गया है जस्ट लाइक हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में जैसा हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वैसे इंडिया में राज्यसभा है। कंपोजिशन की बात करें तो राज्यसभा में टोटल 245 मेंबर्स है, जिसमें से 233 इलेक्टेड हैं और 12 मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। इनको नॉमिनेट कौन करते हैं? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट जो है अपर हाउस के स्ट्रेंथ पे वो 250 मेंबर्स यानी ज़्यादा से ज़्यादा 250 मेंबर्स रहने चाहिए। और नंबर ऑफ इलेक्टेड सीट्स जो होती है वो स्टेट से आएगी, अलग अलग स्टेट से राज्यसभा में मेंबर्स आते हैं और कौन से स्टेट से कितने आएंगे डिपेंड करता है उस स्टेट के पॉपुलेशन पे। तो ये चेंज भी हो सकता है, कभी कभी कोई स्टेट मर्ज हो जाए या फिर कोई स्टेट अलग हो जाए या फिर नए स्टेट बन जाए, तो भी कहीं ना कहीं ये चेंज हो सकता है कि जो स्टेट से जितने मेंबर्स आ रहे थे उनका नंबर्स भी चेंज हो सकता है। नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चूज करते हैं, वो कौन कौन से फील्ड से आ सकते हैं? आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस से। अभी सुधा मूर्ति जो है वो सोशल सर्विस से आई हुई है। इनमें से किसी भी फील्ड के व्यक्ति को आप वहाँ नॉमिनेट कर सकते हो, बट बीच में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि आप लोग जो ये 4 फील्ड है, इस 4 फील्ड के अलावा बाकी फील्ड से भी नॉमिनेट कर सकते हो। यहाँ कहीं ओनली नहीं लिखा है, तो आप बाकी फील्ड से भी नॉमिनेट कर सकते हो। अब टेन्योर देखते हैं कितना होता है इस परमानेंट हाउस का, या फिर इसे परमानेंट हाउस क्यों कहा जाता है। राज्यसभा जो है इसको परमानेंट हाउस कहा जाता है, सबसे पहले आपको ये बता दूं। और इसको परमानेंट हाउस कहने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। जैसे कि आप जानते हैं कि लोकसभा हर 5 साल में डिसॉल्व हो जाता है, 5 ईयर्स में डिसॉल्व हो जाता है। इसके पूरे मेंबर्स जो होते हैं वो चले जाते हैं और वापस से इलेक्शन होते हैं, फिर वापस से इलेक्ट होकर आते हैं और कुछ लोग नहीं आते हैं। तो ये लोकसभा में चलता है, बट राज्यसभा परमानेंट हाउस है, ये कभी भी विसर्जित या डिसॉल्व नहीं होता है। लोकसभा जैसा आप कहोगे तो प्रेसिडेंट इसको प्रोरोग कर देते हैं और प्रेसिडेंट जो है 5 साल बाद इसे डिसॉल्व कर देते हैं। राज्यसभा जो है एवरी राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है उनका टेन्योर होता है। राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, बट मेंबर ऑफ राज्यसभा का टेन्योर होता है वो होता है 6 साल का। लोकसभा का 5 साल का होता है और राज्यसभा का 6 साल का होता है। इलेक्शन जो होता है वो 1/3 सीट्स के लिए ही होता है हर 2 साल बाद। तो इलेक्शन हर 2 साल बाद होता है और 6 साल बाद जो मेंबर्स होते हैं वो 6 साल की जिन्होंने टर्म्स पूरी कर ली हैं, जो भी 1/3 लोग 6 साल पहले आए थे वो अभी अगले बार जो है वो 1/3 चले जाएंगे जब उनकी 6 साल की टर्म पूरी हो जाएगी। इस तरह से हर 2 साल बाद 2 साल बाद करके 1/3 मेंबर्स जाते हैं और 1/3 फिर से आते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। उसी के अलावा ये याद रखिएगा, जैसे लोकसभा की बात करें तो वहाँ पे स्पीकर होते हैं, यहाँ पे देखा गया तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और डिप्यूटी चेयरमैन जो होते हैं वो मेंबर के हाउस के जो मेंबर है उन्हीं में से एक कोई इलेक्ट करती है हाउस खुद उनको, और उनको यहाँ पे लाया जाता है। ठीक है, और ये डे टू डे मैटर जो है हाउस के वो देखते हैं ना एब्सेंस ऑफ चेयरमैन, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट नहीं होते तो वो प्रेसिडेंट का काम संभालते रहते हैं। तो फिर वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पे नहीं रहेंगे तो फिर डिप्यूटी चेयरमैन संभालेंगे। और एक्स ऑफिशियो का मीनिंग क्या होता है? एक्स ऑफिशियो यानी आप वाइस प्रेसिडेंट बन गए तो आप अपने आप राज्यसभा के चेयरपर्सन बन जाएंगे, आपको कोई अपॉइंट करने की जरूरत नहीं। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो एक्स ऑफिशियो होगा। एक्स ऑफिशियो यानी एक पोस्ट ले लो और दूसरी अपने आप मिल जाती है। अब ये होने के बाद इलेक्शन प्रोसेस देखिए लोग राज्यसभा की क्या है। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो इलेक्ट होते हैं इनडायरेक्टली बाय द पीपल थ्रू मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी हम किनको चुनते हैं? हम चुनते हैं हमारे स्टेट में एमएलएज को, और ये एमएलए चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। यानी इनडायरेक्टली हम लोगों ने चुना है ऐसा कहा जाता है। यानी हम देखिए हम पीपल, हम लोगों ने चुना एमएलए के, एमएलए ने चुना राज्यसभा के लोगों को। तो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं वो वोट करते हैं राज्यसभा इलेक्शन में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को लेके, जिसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं। यहाँ पे एमएलए की वोट की वैल्यू जो होती है वो अलग अलग होती है। नॉर्मली हमारे एक वोट की वैल्यू एक ही होती है, बट यहाँ पे जो एमएलए वोट डालता है उसकी वैल्यू अलग होती है। हर एमएलए की वोट की वैल्यू एक बार काउंट की जाती है और फिर उस एमएलए जो है वो जितना वो, अब जैसे देखिए एक एमएलए है वो किसी बड़े स्टेट को
कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके वोट को ज़्यादा वैल्यू रहेगी क्योंकि वो ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से एमएलए की वैल्यू जो होती है वोट की वो काउंट की जाती है। और टू विन राज्यसभा सीट कैंडिडेट जो होता है उसको कुछ नंबर, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट मिलने चाहिए। कितना नंबर होना चाहिए उसको काउंट करने के लिए फॉर्मूला होता है। तो रिक्वायर्ड वोट कितने होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो डाले गए हैं वो, उसको डिवाइड जब किया जाता है नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स प्लस 1, और जो भी आंसर आएगा उसमें प्लस 1 ऐड करना है। तो आपको ये जो भी नंबर आएगा इससे ज्यादा वोट मिलने चाहिए। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ वोट होंगे 100, और ज़्यादा है वैसे, मैं ऐसे ही आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। राज्यसभा की सीट है 2 और यहाँ प्लस 1 कर देना, 100 + 2 100 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 50, 50 + 1 इज इक्वल टू 51, यानी 51 वोट होना। यानी आप सिंपल समझ जाइए, जितने भी है उसमें आधे से ज़्यादा वोट मिलने चाहिए। जैसे 100 है तो 51, यानी हम यही कहेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ वोट्स उसे मिलने चाहिए, तो वो नॉमिनेटेड रहता है राज्यसभा के लिए। ये इलेक्शन प्रोसेस है। अब नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर्स को, जिनको स्पेशल नॉलेज है। मैंने बताया आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस में। और प्रिंसिपल ऑफ नॉमिनेशन यहाँ पे जो लाया गया है वो राज्यसभा में रखा हुआ है कि उनको कोई भी प्रोसेस ऑफ इलेक्शन से नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग अपने अपने कामों में बिजी है, तो इनको क्यों इलेक्शन में आप बिजी कर रहे हो। आप सीधा सिंपल एक काम कर सकते हो कि आप लोग इनको डायरेक्टली नॉमिनेट कर सकते हो और ऐसे एक्सपर्ट लोगों को आप यहाँ पे ला सकते हो राज्यसभा में। उसके बाद जो अगला करंट अफेयर हमें देखने मिल रहा है वो है सेल्फ ड्राइविंग कार्स और एथिकल डिलेमा को लेके। अब ये इसका सिलेबस जाता है जीएस 4 में, जनरल स्टडीज 4 में। तो हम कहेंगे कि काफ़ी सारी केसेस और देखने मिल रही है, काफ़ी सारी केसेस जिसे लॉ सूट कहेंगे या क्रिमिनल केसेस देखने मिल रही है, राइजिंग आउट ऑफ फैटल टेस्ला एक्सीडेंट्स। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए टेस्ला से, तो टेस्ला नाम की जो कंपनी है उसके कार्स से यहाँ पे देखने मिले काफ़ी सारी केसेस। बैकग्राउंड ये है कि इशू ये सीरियस हो गया क्योंकि मशीन ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमस होते जा रही है। मशीन अब जो है वो खुद को कंट्रोल कर रही है, कि कोई उसको कंट्रोल ना करते हो खुद ही चल रही है और खुद ही एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो अबाउट सेल्फ ड्राइविंग कार्स ये क्या होते हैं ये देख लेते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार जो होता है ये ऐसा व्हीकल होता है जो कैपेबल होता है कि वो अपने एनवायरनमेंट को सेंस करेगा और ऑपरेट करेगा विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है और ये खुद से ही चलेगा। ह्यूमन पैसेंजर जो होते हैं उनको कंट्रोल लेने की ज़रूरत ही नहीं इस व्हीकल को किसी भी वक्त, और ना ही ह्यूमन पैसेंजर जो होते हैं उनको प्रेजेंट रहने की भी ज़रूरत नहीं है इस व्हीकल में। तो आप प्रेजेंट भी मत रहिए या फिर आप बैठे रहिए, आपको कुछ कंट्रोल भी नहीं करना और ये अपने आप जाते रहेंगे। वो कहीं भी जा सकते हैं जैसे कि ट्रेडिशनल कार जाती है, और वो कुछ भी कर सकते हैं जैसे कि ह्यूमन ड्राइवर करता था। तो काफ़ी बिगेस्ट डिलेमा है सेल्फ ड्राइविंग कार को लेके कि ये कहीं सही है, राइट टू हैंड ओवर द कंट्रोल टू द ड्राइवर एट द लास्ट इंस्टेंट। यानी हम कहेंगे कि वन ऑफ द बिगेस्ट डिलेमा यानी हम इसमें फंस चुके हैं, हमें पता नहीं है कि क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे ये है कि डिलेमा ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार ये है इज वेदर इट वुड बी राइट टू हैंड ओवर द कंट्रोल टू द ड्राइवर एट द लास्ट इंस्टेंट। क्या ये ड्राइवर के हाथ में कंट्रोल देना चाहिए लास्ट इंस्टेंट में, ये कार्स ने आप खुद ही ये पूरी अकेली चली जानी चाहिए। सो दिस विल नॉट ओनली रेज अ क्वेश्चन अबाउट एथिक्स ऑफ ड्राइविंग सेल्फ ड्राइविंग कार्स बट ऑल्सो एथिक ऑफ ड्राइवर, है ना। तो कहीं ना कहीं ड्राइवर का भी एथिक यहाँ पे आ गया है, सिर्फ सेल्फ ड्राइविंग कार्स का ही नहीं, क्योंकि आप बैठे हो और आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप सिर्फ बैठ के जा रहे हो, तो क्या एथिकल है? या किसी भी मशीन के हाथ में कोई कार दे देना ये एथिकल है? ये सब चीज़ें उठ रही है यहाँ पे। सेल्फ ड्राइविंग कार जो होती है एक तरह से रोबोट होती है जिसको प्रोग्राम किया गया एल्गोरिदम्स को यूज़ करके। सो ये ज़्यादातर जो रूल्स है उसी को फॉलो करेगी और पैटर्न्स को ही फॉलो करेगी हर केस में। तो कहीं ना कहीं डिबेट चलता है कि हु शुड डिसाइड द एथिक्स ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार। तो ये कौन इसको जानेगा कि क्या नैतिक है या नहीं। तो ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट एक ही है कि नो वन इज द राइट ओनर टू डिसाइड द एथिक्स ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार, द डिसीजन मस्ट लाई इन द हैंड ऑफ द ड्राइवर ऑफ द कार। तो ये निर्णय कहीं ना कहीं कार के ड्राइवर के हाथ में ही है कि उसने अपने हाथ में वो कार ले लेनी चाहिए, है ना। कुछ केसेस में वो उसको कहीं ना कहीं उसको खुद चलने के लिए मौका दे रहा है, बट कहीं ना कहीं उसने ये अपने हाथ में ले लेनी चाहिए कार और उसको खुद कंट्रोल करना चाहिए। तो कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि बेस्ट वे है सेल्फ ड्राइविंग कार का कि कहीं ना कहीं इम्पार्शियल डिसीजन लिया जाए इन केस ऑफ एक्सीडेंट। यानी हम कहेंगे कि हमको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है ह्यूमंस ह्यूमंस बेस्ड ऑन एज, जेंडर और पैरामीटर्स। बाकी पैरामीटर्स नहीं देखना है कि वो छोटा था, वो जो बुजुर्ग था, वो लड़की थी, वो लड़का था, और बाकी पैरामीटर्स देखना चाहिए। तो दे शुड ऑलवेज मेक डिसीजन दैट कॉज लीस्ट इम्पैक्ट, है ना। तो हमें कोई भी रहे, हमें कहीं ना कहीं ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जिससे इम्पैक्ट बहुत
कम हो या फिर एक्सीडेंट जो है उसका इम्पैक्ट कम करने के लिए हमें कुछ अच्छे डिसीजंस लेने चाहिए। तो देयर ऑलवेज अ रिस्क ऑफ साइबर क्रिमिनल हैकिंग, है ना। अगर कार के सिस्टम को हैक कर दिया गया और इसका एक्सेस जो होता है ये कहीं ना कहीं गेन कर लिया गया तो सेंसिटिव डेटा के थ्रू तो हम कहेंगे कि इससे काफ़ी बुरी चीज़ें, गलत चीज़ें भी की जा सकती है इस कार का इस्तेमाल करके। तो ऐसे आपको सोचना है कि क्या सेल्फ ड्राइविंग कार अच्छी है या नहीं है। GS4 यानी एथिक्स के पेपर में आता है, ये ज़्यादातर मेंस का एक टॉपिक है, तो ये आपको सोचना है। और ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था फोर्ब्स। अब बारी है आज के प्रैक्टिस एमसीक्यूज को सॉल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है, राज्यसभा मेंबर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पीपल थ्रू द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। स्टेटमेंट 2 है, द एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा नॉमिनेट्स 12 members from individuals who have special knowledge or practical experience in art, literature, science and social service. Which one of these following is correct in respect of the above statements? First one, both statement 1 and 2 are correct. Statement 2 is the correct explanation of statement 1. Second, both statement 1 and statement 2 are correct. Statement 2 is not the correct explanation of statement 1. C is statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. D is statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. जो भी आपको आंसर सही लग रहा है उसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 है, consider the following statements about NCSC, National Commission for Scheduled Caste. National Commission for Scheduled Caste is constitutional body. Second, the chairperson of NCSC is appointed by Prime Minister of India. Which one of the statements given above is or are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Question number 3 है, with reference to desert sand dunes, consider the following statements. First one, sand dunes are formed by opposing winds with changing direction. Second one, unlike other dunes, sand dunes never collapse due to continuous reorganization process. Third one, sand dunes are currently found in deserts of Africa region only. How many of the statement given above are correct? Only 1, only 2, all 3 या फिर none. जो भी आपको सही ऑप्शन लग रहा है उसे आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं, श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मुझे फॉलो कीजिए श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पर, आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहे तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे वहां भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।